नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय डिकोड एग्जाम के माध्यम से आप सभी लोगों को यूपी पीसीएस 2024 का जो आपका एग्जाम है उससे संबंधित क्रैश कोर्स आपको चलाया जा रहा है, जो आपके लिए क्या है, एकदम पूर्णतः निःशुल्क है। और सारा का सारा जो शेड्यूल है आप लोग को ऑलरेडी मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, उसको ज्वाइन करिएगा और उसके बाद जो आपका क्रैश कोर्स का जो शेड्यूल है उसको आप लोग क्या करिएगा, उसका प्रिंट आउट करा के रख लीजिएगा। और कब कब कौन कौन सी क्लासेस आपकी चलेंगी वो सारी की सारा जो शेड्यूल है, जो जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, ऑलरेडी जो है सीएम सर ने बताया है आपको, ऑलरेडी जो दिवाकर सर हैं उन्होंने भी आपको बताया है कि लेक्चर्स आपके लिए दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि जो आपका ये प्लान बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक्स आपके दिए गए हैं वो सारे के सारे यहां पर आप कराए जाएंगे और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जाएंगे, यानी कि जो आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों से मेरी पर्सनली आपसे एडवाइस है कि आप लोग प्लीज समय निकाल करके वीडियो को देखा करिएगा। जितना भी क्रैश कोर्स है ये एक तरीके से आपके लिए क्या होगा, क्विक रिवीजन का फॉर्म में है और साथ ही साथ में आपको उन बिंदुओं पर भी आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी जो हो सकता है आपको टॉपिक को समझ में ना आ रहा हो। कोई विषय है, जैसे आज इकोनॉमिक्स ही है, हो सकता है इकोनॉमिक्स में आपको लॉरेंज वक्र समझ में ना आ रहा हो या कोई और टॉपिक ना आ रहा हो समझ में, किसी अन्य विषय में कोई खास टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। और आज ये इकोनॉमिक्स की दरअसल क्या है, पहली क्लास है। और इकोनॉमिक्स में जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत डरते हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से पढ़ें क्या ना पढ़ें। एक बात मैं इकोनॉमिक्स को लेकर कह दूं कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, करंट ओरिएंटेड होते हैं, अर्थात करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 4-5 टॉपिक होते हैं प्री के जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आपको रेडी करने होंगे बाद में वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको अगर स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसका क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, गरीबी क्या है, गरीबी से संबंधित जो कमेटियां बनी है वो कौन कौन सी हैं, बेरोजगारी क्या होता है, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हरित क्रांति से पूछा जाता है प्रश्न आपके एग्जाम में। ठीक है, गिनी गुणांक से पूछा जाता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है ये पूछा जाता है। इसके अलावा बैंकिंग में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मौद्रिक नीतियां, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही पंचवर्षीय परियोजनाएं जो आपकी हैं, FYP जो 5 ईयर प्लान्स थे उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। कुछ एक कमेटियां और अलग अलग बनी हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं में हम लोग 6-7 क्लासों में 8 क्लासों में इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। 7-8 क्लासों से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप लोग क्लासेस को रेगुलर करिएगा प्लीज, ये मेरी आपसे क्या है, हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो क्या क्या रहेगा। और बेसिकली मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे और क्षेत्र क्या है उसका, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, हरित क्रांति। और अगर हम डिटेल्स में इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें तो क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, इसमें फिर जो है अलग अलग कुछ ग्राफ्स बने हैं वो हम लोग देखेंगे, लॉरेंज वक्र को देखेंगे। इसके अलावा भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियां जो हैं वो हम लोग देखेंगे, अलग अलग समितियां जो बनी हुई हैं। ठीक है, चाहे वो रंगराजन समिति हो, चाहे लकड़वाला समिति हो। ठीक है, इसके अलावा बेरोजगारी को देखेंगे, बेरोजगारी में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और इसके अलावा हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति में प्रमुख कृषि क्रांतियां वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा टॉपिक्स जिसको हम लोग आज यहां पर देखेंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं और हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है अर्थशास्त्र और क्या है अर्थव्यवस्था। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर रहता है अक्सर कि सर अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, यानी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी, क्या होता है ये अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो भाई साहब अर्थशास्त्र क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमी को पढ़ेंगे और इकोनॉमी को फिर हम लोग बाद में डिटेल्स में देखेंगे। ठीक, चलो देखो
तो डिफिनेशन पर अगर हम लोग आए या कॉन्सेप्ट पर अगर हम लोग आए तो देखेंगे क्या लिखा है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए जिससे व्यापक स्तर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। यानी कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, कोई भी देश होता है उसके पास संसाधन होते हैं, तो उन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किस प्रकार हो कि जिससे जो है सभी को इसका फायदा भरपूर तरीके से मिलता रहे। या फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पर अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर। अब व्यष्टि और समष्टि स्तर क्या है, तो व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल स्तर पर, ठीक है, और समष्टि का मतलब क्या होता है, होल पॉपुलेशन, बृहत स्तर पर। ठीक, कॉन्सेप्ट समझाया। यानी कि सामान्य तौर पर अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के प्रबंधन या अनुकूलतम उपयोग से संबंधित है। भाई सिंपल सी बात है, आपके पास कुछ एक संसाधन है और निश्चित तौर पर जब आप उन संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो अनुकूलतम तरीके से प्रयोग करें कि ताकि सभी में उसका क्या हो, समान रूप से क्या हो, उसका बंटवारा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, यही क्या है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में हम इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का क्या करता है, अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र क्या करेगा, मानव के जितने भी इकोनॉमिकल जो भी एक्टिविटीज होंगी उनका क्या करेगा, ये अध्ययन करेगा, उनकी ये स्टडी करेगा। यही क्या है आपका, यही है अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात संसाधनों का किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं जिससे एक व्यापक स्तर पर इसका सभी को क्या मिले, फायदा मिले। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे अर्थशास्त्र, यानी कि जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब अर्थशास्त्र के अगर हम वर्गीकरण अर्थात इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक, और एक है समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात बृहत स्तर में इकोनॉमिक्स जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसको क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि इंडिविजुअल स्तर पर जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है, किसी का खास रोजगार है अपनी इंडिविजुअल तो उसके बारे में, और व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात डिटेल में जो है यानी कि होल जो पॉपुलेशन होती है उससे संबंधित जो है चीजों को बारे में पढ़ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। वो क्या है, वो है आपका क्या है अर्थव्यवस्था अर्थात व्हाट इज इकोनॉमी। ये एक अपने आप में क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। और कई बार आप लोग जो है अपने न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इस पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, वहां की इकोनॉमी क्या है जो है डाउन कर गई, वहां पर जो है चीजें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी हो रही है, वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, लोगों का रोजगार छिन रहा है वगैरह वगैरह। बहुत सारे बिंदु वहां पर आप लोग समझते होंगे। इकोनॉमी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अपने आप में और इसको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी जो है क्या है, वो आपका अर्थशास्त्र का ही क्या है, एक व्यवहारिक पक्ष है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है जिसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं, ये इकोनॉमी बेसिकली अर्थशास्त्र का आपका क्या है, एक व्यवहारिक पक्ष है। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थात इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग क्या काम करते हैं, इकोनॉमिक के अंतर्गत हम लोग आर्थिक गतिविधियों, नियमों आदि का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें सभी क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं यानी कि सर्विसेज का उत्पादन, उपभोग तथा रोजगार आदि को सम्मिलित किया जाता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अन्य जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। यानी कि हम लोग इसमें बृहत स्तर पर जो भी कार्यप्रणाली होती है किसी देश में, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो उत्पादन का हो, चाहे वो सेवाओं का हो, इन सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। और किसी देश की इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, अर्थात वहां पर सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, वहां पर रोजगार अच्छा होना चाहिए, वहां पर बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, वहां पर राष्ट्रीय आय बेहतर होना चाहिए, वहां की जीडीपी अच्छी होनी चाहिए। इन सभी के जो सम्मिलित इनका रूप होता है जिसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमी। अर्थात उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अर्थात ये क्या है, ये बेसिकली अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र का क्या है, एक व्यवहारिक पक्ष है। इतनी सी बात है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, राइट। यानी कि किसी देश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, वहां का जो जीवन प्रत्याशा है वो अच्छा होना चाहिए, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, वहां पर गरीबी नहीं होनी चाहिए, तभी किसी की देश की क्या होती है, इकोनॉमी बेहतर होती है। जैसे इस समय भारत क्या है, एक उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में आपके सामने आ रहा है। भारत बहुत ही तीव्र गति से क्या हो रहा है,
जो बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से भारत क्या है, सम्मिलित हो रहा है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत किन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यह टॉपिक आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था जो आपकी होती है उसके कितने क्या हैं, क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहां पर तो हमने पढ़ लिया प्रॉपर तरीके से भाई क्या क्या चीजें यहां पर हमने समझी कि अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं और अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है भाई साहब, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में प्री में कई बार क्या होता है, पूछा जाता है। तो इसको हम लोग इसको क्या करते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे को बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र और तीसरे को बोलेंगे तृतीय क्षेत्र। इसमें अलग अलग चीजें आएंगी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर्स। क्या क्या चीजें आएंगी, आइए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम लोग बेसिकली प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करें कि दरअसल प्राइमरी सेक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि दरअसल प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वो आते हैं। दरअसल इसका बेस क्या है, एग्रीकल्चर है। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो आती हैं, बस आपको और दिमाग लगाना ही नहीं है। तो अगर हम इसके डिटेलिंग की बात करते हैं तो क्या लिखा है कि इसके अंतर्गत कृषि एवं संबंध क्षेत्र आते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, कॉमा लगा लीजिएगा, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया आदि। ये सब क्या है, ये एक तरीके से क्या है, प्राकृतिक चीजों का ही तो उपयोग किया जा रहा है उत्पाद के रूप में। जो भी नेचुरल चीजें होती हैं अर्थात उसका बेस क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। तो दैट्स कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर्स। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बहुविकल्पीय फॉर्म में कि बताइए निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में क्या नहीं आता है, क्या आता है। यही सारे ऑप्शन दे देगा, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आदि। तो ये क्या है, ये सब एक तरीके से प्राकृतिक चीजें ही तो हैं, यानी कि इन्हीं पर डिपेंडेंसी है। तो यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वही आते हैं, यही प्राइमरी सेक्टर है। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। क्या ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि भाई ये सारी चीजें होंगी, तो टिक लगा दीजिएगा अगर प्रश्न प्राथमिक क्षेत्र से आता है तो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली जो सेकेंडरी जो सेक्टर्स होता है जिसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र का जो बेस होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का जो भी चीजें होती हैं उसे द्वितीय क्षेत्र में हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में या फिर हम लोग इसको कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक। यानी कि इसमें बेसिकली इंडस्ट्री जो होती है वो होती है। तो इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा फॉर एग्जांपल, तो कहां से बनेगा, जैसे कि अगर कंपनी में आपको एक ब्रेड बनाना है तो ब्रेड के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा भाई, सिंपल सी बात है, मैदा से बनेगा। या कोई और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो उसके लिए कुछ तो चाहिएगा रॉ मटेरियल, तो वो कृषि उत्पाद या संबंधित उत्पाद होते हैं। सिंपल सी बात है। दरअसल इसमें क्या होगा, इंडस्ट्री यानी कि इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं जरा कुछ एक पॉइंट्स को, कि इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप नॉर्मल अगर आप जो है अगर आटा यूज करते हो, ठीक है, या आप एक तरीके से आटे से बनी कोई चीज इस्तेमाल करते हो, कोई चिप्स, अगर आपके मार्केट आपके पास चिप्स का पैकेट है, तो जो चिप्स बनी है किसी कंपनी में, किसी उद्योग में जो चिप्स बना है उसके लिए, अच्छा चिप्स किससे बनेगा, आलू से बनेगा। तो भाई साहब आलू कहां से आया, सिंपल सी बात है, आलू क्या है, आलू एक रॉ मटेरियल है जो कि कृषि उत्पाद है, यानी कि कृषि, और आलू क्या है, एक तरीके से क्या है, आपका प्राथमिक सेक्टर का उत्पाद है। तो यानी कि इंडस्ट्री में जो चिप्स बना आपका, वो क्या कहां से बना, वो आलू से बना, अर्थात कृषि उत्पाद को हमने रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया। बात समझ में आ गई। अर्थात द्वितीय जो क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र दरअसल प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड रहता है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर, द्वितीय क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां पर निर्माण की चीजें, वहां पर विनिर्माण की चीजें चलती हैं, ठीक। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक। जैसे विनिर्माण हो गया आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गया आपका, निर्माण हो गया, विद्युत हो गया, जलापूर्ति हो गया आदि।
ये सारे के सारे कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे के सारे आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तृतीय क्षेत्र, यहां से कई बार प्रश्न आता है। प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं और तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं यहां से पूछा जाता है, तो आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्या कहेंगे इसको? बेसिकली जो सामान्य तौर पर जो तृतीय क्षेत्र होता है वो सर्विस सेक्टर होता है, सेवाएं देता है, सर्विसेज देता है। चाहे अच्छा सर्विसेज कौन देगा? सर्विसेज आपको रेलवे देगी, सर्विसेज आपको हॉस्पिटल्स देंगे, सर्विसेज आपको क्या कहते हैं पोस्टल जो चीजें होती हैं वो देंगी। यानी कि जहां जहां से आपको सेवाएं प्राप्त हो रही हैं वो सारे के सारे सेक्टर्स कौन से होंगे? वो टर्सरी सेक्टर्स होंगे, अर्थात तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इतनी सी बात आपको क्या करनी है, बस याद रखनी है। यानी कि जहां से आपको सेवा लेनी है, जहां से आप सेवा लोगे, वो सेवा देने वाला जो प्रतिष्ठान होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक, तो जैसे इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो सामान्य तौर पर इसे क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र इसे कहते हैं, अर्थात इसे हम लोग सर्विस सेक्टर ही बोलते हैं। अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। आपका भाई सेवा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, बस से परिवहन से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अगर आपको कहीं जाना है तो किससे जाओगे? सिंपल सी बात है कि आप किसी बस से जाओगे, उसकी आप सेवा लोगे, सर्विस लोगे। ऐसा तो है नहीं कि उड़ के जाओ चले जाओगे, उड़ के तो जाओगे नहीं, और उड़ के भी जाओगे तो किससे जाओगे? हेलीकॉप्टर से जाओगे या फिर प्लेन से जाओगे, तो उसकी भी सेवा लोगे। दैट मीन्स इसे क्या कहेंगे? सर्विस सेक्टर कहेंगे, सेवा क्षेत्र कहेंगे। जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, बातचीत करते हो, सेवा लेते हो फोन फान से। लोक प्रशासन हो गया, वहां से भी आप सेवा लेते हो। बैंकिंग सेक्टर, बीमा आदि, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर हैं। आपको घर बनवाना है, घर बनवाने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा कहां से मिलेगा? बैंक देगा, अर्थात सेवा आपकी कौन करेगा? बैंक करेगा। दैट मीन्स बैंक क्या है, बीमा क्या है, ये सब क्या है? टर्सरी सेक्टर्स हैं, अर्थात ये तृतीय क्षेत्र आते हैं इकोनॉमी के। तो ये बात आपको समझ आ गई, और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए तीनों क्षेत्रों को आप अच्छे से कर लीजिएगा और प्राथमिक और तृतीय को बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। ठीक, सारे के सारे रख लीजिएगा, ये सारे के सारे सेक्टर्स। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े हम लोग। देखो बैंक हो गया इसमें, और बाकी सारी चीजें यहां पर दी गई हैं अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे कुछ आते हैं, जहां से थोड़ा सा इश्यूज आता है। अब देखो हमने 3-4 टॉपिक यहां पर लिए हैं, जीडीपी हो गया आपका, और 2-3 पॉइंट्स हमने और लिए हैं। यहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चूंकि ये क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, तो यहां पर सब कुछ करा पाना तो संभव नहीं है, लेकिन हां हमने उतना कराया है जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय को देखेंगे, और फिर उसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं जो कि आपको समझना चाहिए, हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की इनकम, अर्थात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक, तो देखो पॉइंट क्या लिखा है कि राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, से हम किसी भी देश के आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वहां की किसी भी राष्ट्र की जो नेशनल इनकम है, अर्थात जिसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, उस देश की राष्ट्रीय आय क्या है और उस देश की जीडीपी कितनी है। अगर किसी देश की जीडीपी, अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय हमें पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर देश जो है वो कितना समृद्ध है। जैसे कि अगर भारत देश की इनकम जो है, यानी कि राष्ट्रीय आय जो है क्या है? बहुत अच्छी है, जीडीपी हमारी बहुत अच्छी है, तो कहा जाएगा कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है, बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, वहां पर क्या डेवलपमेंट बहुत बेहतर हो रहा है, वहां पर चीजें क्या है? बहुत ही अच्छी हैं। और किसी देश की राष्ट्रीय आय अगर अच्छी होगी, जीडीपी अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से वहां पर गरीबी, बेरोजगारी नहीं होगी और अन्य गतिविधियां नहीं होंगी, अर्थात किसी देश में आय की जो विषमता होती है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो वहां के किसी देश की समृद्धता के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो वहां के राष्ट्रीय, वहां के जीडीपी के बारे में आप जो है वहां पर जानकारी उससे ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अवधारणाएं इससे संबंधित क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं। भाई साहब जीडीपी क्या होता है? कई बार आप लोगों ने जो है इसको सुना होगा, और कई बार आपके एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ लेता है कि जीडीपी बताओ, और कई लोग जीडीपी नहीं बता पाते हैं। तो क्या होता है, जरा समझिए इसको। देखो क्या लिखा है डिफिनेशन, डिफिनेशन से ही सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। ठीक, देखो क्या लिखा है, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर है, किसी देश, कोई भी देश है, XYZ कोई भी देश है,
उस देश की घरेलू सीमा के भीतर, देखो घरेलू सीमा के अंदर। अब आपको पहले तो यह समझना होगा कि घरेलू सीमा क्या होती है। घरेलू सीमा का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, सुंदर सा प्यारा सा क्या है, देश क्या है, भारत है। देखो इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, आप एक तरीके से इसको मैप समझ लीजिएगा भारत का, ठीक है, जैसा भी बन पा रहा है, ठीक है, ये आपका मैप हो गया एक तरीके से, ठीक है। चलो, तो ये जो आपकी बाउंड्री है, जो सीमा है आपकी, ये प्लस जो आपके अन्य जो प्लेसेस होंगे, चाहे आपका वो जो है अंडमान निकोबार का जो आपका वो होगा प्लेस होगा, या अन्य जो लक्षद्वीप वगैरह हो गया, जो भी हैं, यानी कि जहां जहां पर आपकी टेरिटरी है वो आपकी घरेलू सीमा कहलाएगी। जितने स्टेट आपके होंगे इसके अंतर्गत, जो भी अन्य बाहर जो केंद्र शासित प्रदेश आपके होंगे, वो सारे के सारे आपके क्या हो कहलाएंगी, घरेलू सीमा कहलाएंगी आपकी, यानी कि आपकी टेरिटरी में वो चीजें आती हैं। तो किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, और एक वित्तीय वर्ष की अगर बात करते हैं तो एक वित्तीय वर्ष कब होता है, सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक। ये क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक वित्तीय वर्ष, लेखा जोखा, ठीक है। चलो, तो क्या लिखा है कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा आप समझ गए, फिर क्या लिखा है, एक वित्तीय वर्ष आप समझ गए, 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। अब बात आती है अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अंतिम वस्तुओं का मतलब यह है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से आप उठाइए कोई चीज, किसी चीज को, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या, जहां पर एग्रीकल्चर चीजें होती हैं, उससे बनने वाला जो अंतिम उत्पाद है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उससे कहेंगे हम लोग जो है क्या, अंतिम उत्पाद। यानी कि अगर आप ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड क्या है, अंतिम उत्पाद है, यानी कि पहले क्या बना, पहले फसल उगाई गई, उससे निकला गेहूं, ठीक, गेहूं से क्या निकला, गेहूं से आप बना आटा, और आटे से फिर अपना जो है बाकी प्रक्रिया के फसल, फिर मैदा वगैरह बना, उससे फिर क्या बन गया, ब्रेड बन गया, या आटे से बनी कोई अन्य चीज बन गई, जो आप जो है क्या कहते हैं, जिस पर रेट पड़ा होता है कि इसका रेट पर्टिकुलर ये है। जैसे चिप्स हो गया, चिप्स क्या है, मौद्रिक जो है क्या, चिप्स क्या है, अंतिम प्रोडक्ट है आपका। लेकिन चिप्स कहां से बना, चिप्स बना आपका जो है आलू से बना। तो आलू आपका अंतिम उत्पाद नहीं होगा कि किसान ने फसल जो है उगाई और उससे आलू निकला तो वो अंतिम उत्पाद हो गया। अंतिम उत्पाद वो नहीं है। अंतिम उत्पाद जहां पर प्रिंट रेट पड़ा होता है, जहां पर टैक्स वगैरह सब कुछ लग करके आपके सामने आता है, जो आपके सामने अंतिम होता है, जिस पर मुहर लगी होती है, दैट्स कॉल्ड क्या, अंतिम प्रोडक्ट, अर्थात लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप दोबारा समझो कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा आप समझ गए, एक वित्तीय वर्ष आप समझ गए, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अर्थात जो अंतिम वस्तु है उनका क्या, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक, समझ आ गई क्या कोई बात, क्या हमने बोली आपको, ठीक है, कि अर्थात जो भी अंतिम वस्तु होगा, सेवाओं होगा, जो अंतिम वस्तु और जो सेवाएं होंगी, उन्हीं का कुल जो मौद्रिक मूल्य होगा उसी को क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे, ठीक। तो किसके अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, और उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यही क्या कहलाएंगे, जीडीपी कहलाएंगे। अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, आपकी घरेलू सीमा के अंदर जो अंतिम उत्पाद है, जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, जीडीपी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीएनपी बोलेंगे, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा आप एक कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा है, एक तरीके से आपके सामने एक सूत्र लिखा है, इस फॉर्मूला को आप समझिए, आप समझ जाएंगे। तो जीएनपी में क्या करेंगे हम लोग, जीएनपी में बेसिकली हम लोग जो देश में विदेशी आय है, अब फॉर एग्जांपल आपके देश में, ठीक है, क्या है, कोई व्यक्ति आया काम करने, उसने सैलरी कमाया, वो लेके चला गया पैसा, तो उसकी आय को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। यानी कि जीडीपी में से क्या करेंगे हम, देश में विदेशी जो आय होगी उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अर्थात कोई एक्स नाम का व्यक्ति आपके देश में आया है, सैलरी ले रहा है, सैलरी लेके चला गया, उसकी सैलरी को हम काउंट नहीं करेंगे। यानी कि जीडीपी में से हम देश में विदेशी आय को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और क्या ऐड करेंगे इसमें हम करेंगे विदेश में भारतीय द्वारा प्राप्त आय। लेकिन
अगर हमारा कोई व्यक्ति, हमारे देश का कोई व्यक्ति अगर विदेश में काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, वहां पर क्या करेगा, वो आय उसकी होगी, कुछ पैसा कमाएगा, भारत आएगा, ठीक है, उसकी आय को भी हम काउंट करेंगे प्लस, तो हम उसकी यानी कि जो भारतीय विदेशों में काम कर रहा है उसकी आय को हम जोड़ देंगे, लेकिन दूसरी ओर वहीं जो विदेशी व्यक्ति है जो भारत में कमा रहा है उसकी आय को हम घटा देंगे। दैट मीन्स जीडीपी में से हम देश में विदेशी आय को माइनस कर देंगे और विदेश में भारतीयों द्वारा प्राप्त आय को हम जोड़ देंगे, तो क्या निकल आएगा, वो निकल आएगी आपकी जीएनपी, अर्थात जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। इतनी सी बात है, समझ आ गई। चलो आगे, एक कॉन्सेप्ट और है आपके सामने जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएनपी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि प्योर राष्ट्रीय उत्पाद क्या है आपके पास, एनएनपी क्या है। इसका भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसको समझो। अगर हम एनएनपी की बात कर रहे हैं, अर्थात हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर बात नेशनल की हो रही है, दैट मींस एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी। जीएनपी यानी कि जो अभी आप यहां पर पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय वाला, ठीक है, जीएनपी यानी कि ये जीएनपी। तो इस जीएनपी में से क्या काम करेंगे, हम मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगी। जबकि चौथा जो कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब बात अगर डोमेस्टिक की आई है तो हम डोमेस्टिक के लिए क्या काम करेंगे, जीडीपी को लेंगे, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो एनडीपी आ जाएगा, अर्थात नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अर्थात ऊपर के दो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो तीसरा यानी कि एनएनपी को क्या करेंगे, एनएनपी के लिए हम लोग जीएनपी में से क्या काम करेंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे, और एनडीपी के लिए हम लोग जीडीपी में से क्या करेंगे, मूल्यह्रास घटा देंगे, आ जाएगा आपके एनडीपी। यही पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जाम में, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और एक कॉन्सेप्ट यहां पर और जरूरी है, जो कि आपके लिए जरूरी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय बेसिकली क्या होती है, राष्ट्रीय आय जब एनएनपी को, किसको, एनएनपी, और एनएनपी क्या है भाई साहब, एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्या कह रहा है कि जब एनएनपी को मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय के लिए यानी कि नेशनल इनकम के लिए क्या काम करेंगे हम लोग, नेशनल इनकम के लिए हम लोग एनएनपी में से इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं, भाई कोई प्रोडक्ट होगा तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी तो दिया जाता है। जैसे चिप्स हो गया आपका, कोई खास कोई सामान खाते हो तो उसमें भी तो टैक्स आप देते हो, नहीं देते हो, जो कि प्रतिशत तो नहीं देते हो, लेकिन उस पर टैक्स जुड़ के आता है उस प्रोडक्ट पर, तो आप टैक्स देते हो। तो उस टैक्स को हम लोग क्या करेंगे, उस टैक्स को हम लोग दरअसल एनएनपी में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि टैक्स तो उस पर ऑलरेडी लगा होता है। और क्या काम करेंगे, उसमें हम सब्सिडी को ऐड कर देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे। जैसे गैस पर आपको सब्सिडी देती है, सरकार देती है कि भाई ठीक है आप इतना पे करो, बाकी हम जो है पे कर देंगे। या अभी सौर ऊर्जा पर सब्सिडी दी जा रही है, किसी अन्य प्रोडक्ट पर सब जो सब्सिडी दी जाती है, किसानों को कई जगहों पर सब्सिडी दी जाती है, उन सब्सिडी को भी क्या आपको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, क्योंकि ये दिखता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी नेशनल इनकम को निकालने के लिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, राष्ट्रीय आय आ जाएगी। और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक। ये हो गए दो तीन हमारे कॉन्सेप्ट जो आपको क्या करने थे, समझने थे। कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर आनी चाहिए। बहुत डिटेल्स में हम नहीं समझ रहे हैं, बस हम लोग शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा समझ रहे हैं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा क्रिस्टल हो जाएं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपको समस्या हो, तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो हो जाएगा काम आपका, ठीक है। चलो, ये सब आपके डिफिनेशन के फॉर्म में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग कुछ देख लेते हैं, जहां से आपके प्री में कई बार एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न आपके। तो क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1868 ये वर्ष याद रखिएगा, चर्चाओं में रहता है, में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इसमें लगाया था, ठीक है, मेरे कर दीजिएगा इसको। अब देखो ये पुस्तक जो है ना, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो अन ब्रिटिश रूल इन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, यही प्रश्न आपके एग्जाम पूछ लेता है। तो दादा भाई नौरोजी ने, और दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले लगाया था। ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे, कोई वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक तरीके से जो कृषि अर्थव्यवस्था जो चल रही थी
उसी कृषि अर्थव्यवस्था के आधार पर उन्होंने एक अनुमान लगाया था। इसीलिए कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक, इसके अलावा और उस समय सिंपल सी बात है कि 1868 का वर्ष था, यानी कि देश आजाद नहीं हुआ था। लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो सरकारी अनुमान है वो 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। ठीक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ष 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, इनका नाम भाई साहब आपने सुना होगा एफवाईपी में। ठीक है, तो 1949 में यानी कि 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा एक पॉइंट और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, जिसको NSSO बोलते हैं, की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। कई बार ये आपके फैक्ट आपके एग्जाम में क्या है पूछा गया है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CSO को, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो इसकी स्थापना दरअसल 2 मई यानी कि 2 मई 1951 अर्थात 2 मई 1951 को हुई थी। और इसी के द्वारा दरअसल क्या किया जाता है, इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। कई बार इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा है, तो जितने हमने महत्वपूर्ण फैक्ट आपको गिनाए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिएगा, निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जाएगा। और आज का जो ये लेक्चर है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि से एक प्रश्न आपके एग्जाम में डैम श्योर है पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या गरीबी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी क्या होती है, कई बार आप लोगों ने चर्चाओं में सुना होगा हम गरीब हैं, कोई कहता नहीं नहीं हम ही गरीब हैं, कोई कहता नहीं नहीं हम ही गरीब हैं, कोई कहता वो गरीब हैं। क्या होती है पॉवर्टी, गरीबी क्या होती है? कभी सोचा आपने गरीबी किसको कहते हैं? आपको क्या लगता है गरीबी किसको कहते हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि गरीबी, दरअसल गरीबी में आप क्या कहोगे कि जिसमें रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता हम लोग उसको गरीबी कहते हैं। नहीं, हाँ कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, अर्थात खाने के लिए क्या है, अनाज नहीं है, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और साथ ही साथ में रहने के लिए घर नहीं है, तो हम कहेंगे कि क्या है, वो गरीब है। लेकिन यह डिफिनेशन बृहत रूप में अगर हम बात करें तो नहीं, गरीब वो भी है जिसको खाना तो मिल रहा है लेकिन अगर उसको कैलोरी युक्त खाना नहीं मिल रहा है तो वो भी गरीब है। बाद में डिफिनेशन इसके बृहत स्तर में दी गई, तो गरीब वो नहीं है कि जिसको क्या कहते हैं रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है। गरीब वो व्यक्ति भी है जिसको सही मात्रा में कैलोरी युक्त क्या कहते हैं खाना नहीं मिल रहा है, जिसको शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, जिसको शुद्ध रहन सहन पर्यावरण नहीं मिल रहा है, वो भी गरीब है, वो भी गरीब की श्रेणी में आता है। तो गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है बाद में क्या हुआ, बढ़ा, इस पर बृहत रूप में चर्चाएं हुई और कहा गया कि नहीं, रोटी कपड़ा और मकान ही गरीबी का पैमाना नहीं है, बल्कि जो है पौष्टिक भोजन मिले, ठीक है, अच्छा घर मिले, मतलब रहन सहन का जो लिविंग लाइफ है वो बेहतर हो, उच्च जो है उनकी जो जीवन प्रत्याशा वो बेहतर हो। तो कई सारे कॉन्सेप्ट दरअसल गरीबी में बाद में क्या हुए, एड ऑन किए गए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपको गरीबी में क्या क्या चीजें आपको आती हैं। ठीक है, चलो हम लोग बाकी अब डिटेल्स में चर्चा करते हैं इस पे थोड़ा सा। तो देखिए, गरीबी का आशय उस स्थिति से है जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सक्षम ना हो। मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा और मकान ही आता है। जो भी आपकी मूलभूत आवश्यकता होती है जिसको हम लोग बेसिक नीड बोलते हैं, मूलभूत आवश्यकता, बेसिक नीड, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका रोटी, ठीक, प्लस कपड़ा प्लस मकान। लेकिन बाद में इसमें और क्या ऐड हो गया, उच्च कैलोरी युक्त आपका खाना होना चाहिए, कैलोरी युक्त क्या हो, खाना हो, ठीक, प्लस शुद्ध जल हो। ठीक है, शुद्ध जल की बात करें तो आपको पता होगा कि अभी क्या हो रहा है, हर घर जल जीवन जो मिशन है, हर घर जल जीवन मिशन, उसको लॉन्च किया गया है। और हमने करंट अफेयर्स में जो मॉर्निंग में मैं कराता हूं सुबह 8 बजे, हमने आपको बताया अभी कि किस तरीके से जल जीवन मिशन के माध्यम से जो डायरिया रोग था उस पर कंट्रोल किया जा सका है और कई जगहों पर शुद्ध जल देने से क्या हुआ है, कई प्रकार की बीमारियों से निजात मिल सकी है। यानी कि किसी को अगर शुद्ध जल नहीं मिल रहा है वो भी गरीब है। ठीक है, शुद्ध जल मिलना यानी कि गरीबी की रेखा से ऊपर आना है, यानी कि कैलोरी उच्च खाना भी
जो है क्या है, एक गरीबी का पैमाना है। अगर आप उच्च कैलोरी युक्त खाना नहीं खाते हैं, दैट मीन्स यू आर पुअर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो खाया करो पुअर, अच्छा वाला खाना, नहीं तो गरीब कहलाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं भाई साहब, कि गरीबी के प्रकार कितने हैं। तो दो प्रकार की गरीबी बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, एक सापेक्ष गरीबी को पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे निरपेक्ष गरीबी को। डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष गरीबी को, जिसको हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं, और निरपेक्ष गरीबी जो होती है उसको हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। तो पहले हम लोग एब्सोल्यूट को पढ़ लेते हैं, सापेक्ष हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है कि यह दर्शाती है कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। नंबर्स काउंट करता है, कितने लोग जी रहे हो। अगर ये कोई कमरा है, ठीक है, इसमें कुछ 2 4 6 लोग हैं, तो हम पूछेंगे भाई बताओ कितने लोग गरीब हो, यानी कि काउंट, इसमें काउंटिंग की जाती है। तो यह दर्शाती है कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। इसको मापने के लिए हेड काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, आपको तुरंत उत्तर देना है हेड काउंट विधि का। क्या यह पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा? ठीक है, चलो अब मैसेज मत देखते रहना है, नहीं मैसेज चेक कर रहे होगे ना तो समझ में नहीं आएगा, फिर निकल जाएगा ऊपर से। इकोनॉमिक्स की क्लास है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड में आपको मैं नहीं समझा रहा हूं कि दिमाग से आपके निकल जाए, बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही बेसिक भाषा में आपको मैं समझा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको समस्या ना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का समझा दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, वो आपको करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इसके क्या होते हैं, मोस्टली करंट ओरिएंटेड ही होते हैं, बाकी जहां से प्रश्न आते हैं वो सारे टॉपिक में आपको करा दूंगा। ठीक, तो प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए निरपेक्ष गरीबी को मापने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तुरंत आप बताइएगा कि भाई साहब क्या, हेड काउंट विधि। आपसे यह भी पूछ सकता है कि गरीबी कितने प्रकार की होती है, आपको तुरंत उत्तर देना है सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है हमने आपको बता दिया, और इसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है इसको भी हमने बता दिया। अब हम चर्चा करेंगे सापेक्ष गरीबी को अर्थात रिलेटिव गरीबी को, ये क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें और हैं सामने आपके। चलिए, सापेक्ष गरीबी यह अर्थव्यवस्था में आय एवं संपत्ति के वितरण को दर्शाती है, अर्थात सापेक्षिक गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सिंपल सी बात है, एक कोई कॉलोनी बनी हुई है, ठीक, यहां पर एक ए नाम के भाई साहब रहते हैं, यहां पर बी लोग हैं, यहां पर सी हैं, यहां पर डी हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग लोग जो यहां पर अलग अलग रह रहे हैं। एक का मकान, यहां पर एक का बहुत बड़ा मकान बना है, इनके सारे घर में गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब लगे हैं। एक लोग हैं इनके यहां पर थोड़ा सा कम है, एक लोग यहां पर क्या है, थोड़ी खेती ज्यादा है, 100 बीघा का खेत है, इनके पास भाई साहब 1000 बीघा का खेत है, इनके पास बिल्कुल खेती नहीं है, इनके पास नौकरी है, इनके पास नहीं है। अर्थात आय में क्या है, विषमता है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, किसी के पास बहुत कम है। यह क्या है, आय में विषमता है। और कहा जाता है भारत में कि भारत में 10% लोगों के पास जो है भारत की 90% जो है क्या है, आय है, यानी कि पैसा है उनके पास, ऐसा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है कि भारत के 90% लोगों के पास क्या है, आय का बहुत ही कम है। यानी कि ओवरऑल कहा जाता है कि भारत में दरअसल क्या है, आय की जो विषमता है वो बहुत ज्यादा है। यहां पर गरीबी और अमीरी का जो ग्राफ है ना भाई साहब, बहुत बड़ी खाई है। अगर अमीर ये है ना, अगर उसका ग्राफ ये है, तो गरीबी का ग्राफ भाई साहब ये है, और इससे भी कम कर लीजिए आप, इनफैक्ट इससे भी कम कर लीजिए। यानी कि अमीर है, बहुत बड़े लेवल का है, गरीब है। ये जो आय की विषमता है दरअसल भारत में आपको बृहत स्तर पे देखने को मिलती है अक्सर। ठीक है, हालांकि सरकारें इसके लिए प्रयासरत हैं, इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ इसमें होगा। तो ये हो गया आपका सापेक्षिक गरीबी। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ इसके मापने की 2 विधियां हैं, एक लैरेंज वक्र विधि है और एक गिनी गुणांक है, और दोनों ही दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हम यहां पर आपको समझनी है। ठीक है, देखो ये यहां पर एक जो है इमेज बनी हुई है, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको एक अलग से भी बना सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ये जनसंख्या आप ले सकते हैं, और ये आप आय लिख लीजिए, इसको आय, ये आय हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां से बीच से क्या होता है, एक 45 डिग्री पर एक रेखा जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष समता रेखा, या समता रेखा बोल दीजिए आप, समता रेखा।
और एक यहां से लॉरेंज वक्र गुजरता है कुछ इस प्रकार से, ठीक इस प्रकार से। ये क्या होगा? लॉरेंज वक्र हो गया। अब देखो क्या होता है बेसिकली कि जो गरीबी होती है उसको मापने के लिए लॉरेंज वक्र का जो है प्रयोग किया जाता है। और उसके पहले एक पॉइंट यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि इस संकल्पना को दरअसल 1905 में मैक्स लॉरेंस ने विकसित किया था। इसके माध्यम से आय में असमानता और आर्थिक विषमता को प्रदर्शित किया था। यानी कि इसके माध्यम से हम जानेंगे कि जो असमानता है, आर्थिक विषमता जो है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि एक तरफ जनसंख्या है और एक तरफ क्या है आपके पास आय है, ठीक है। क्या है? आय है, ठीक। क्या है? आय है। अब देखो माना कि एक जनसंख्या है यहां से यहां पर है, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या के पास क्या है? आय का जो है निम्नतम स्तर है। यह समता रेखा है। समता रेखा अगर 45 डिग्री पर अगर सीधी बनी हुई है, इसका मतलब यह कहा जाएगा कि अगर समता रेखा एकदम सीधी है यानी तो इसका मतलब क्या है कि आय में क्या है? समानता है। आय में सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं सभी के पास। यानी कि 50% आबादी के पास 50% रिसोर्सेज हैं, आय का स्रोत है। 10% आबादी के पास 10% आय का स्रोत है। 20% आबादी के पास 20% का आय स्रोत है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं ऐसा है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या के पास आय का बहुत कम स्रोत है, जबकि वहीं दूसरी ओर किसी के पास बहुत ज्यादा है तो कहीं किसी के पास बहुत कम है। तो ये इसको हम लोग निरपेक्ष समता रेखा बोलते हैं। और इससे एक वक्र गुजरता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉरेंज वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग लॉरेंज वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉरेंज वक्र बोलेंगे, ठीक। अब देखो इस निरपेक्ष समता रेखा से जो ये आपका लॉरेंज वक्र है, ये जितना दूर होता जाएगा, क्या ये जितना दूर होता जाएगा विषमता जो होगी क्या होगी? उतनी ही क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इस जो है निरपेक्ष समता रेखा से जितना वक्र जो है क्या होगा? लॉरेंज वक्र जितना बढ़ता जाएगा, गरीबी क्या होगी? उतनी ही क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। अगर हम इसको x मान लें, इसको x मान लें, ये पूरा क्या हो गया? एरिया हो गया। और ये पूरा एरिया यहां से यहां तक y हो गया। एक तरीके से क्या हो गया? y हो गया, ठीक। तो यानी कि लॉरेंज वक्र जो है निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होता जाएगा, आय में विषमता उतनी बढ़ती जाएगी। जबकि अगर ये बराबर रहेगा, यानी कि सीधी रेखा में रहेगा, तो क्या कहा जाएगा कि आय में विषमता नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यही क्या है? लॉरेंज वक्र है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए लॉरेंज वक्र क्या होता है, तो आप बताएंगे कि लॉरेंज वक्र में निरपेक्ष समता रेखा से लॉरेंज वक्र जितना दूर होता जाएगा, आय में विषमता उतनी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। बस इतनी सी बात है आपको, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या के पास आय का क्या है? निम्नतम स्रोत रहेगा। ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक। वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है क्या कि लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होगा, आय का वितरण उतना ही असमान होगा। अर्थात ये समता रेखा है, इस समता रेखा से ये जो लॉरेंज वक्र बना है, ये जितना दूर होता चला जाएगा, जितना दूर होगा विषमता क्या होगी? विषमता उतनी ही क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ये समता रेखा 45 डिग्री पर होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा जबकि यह निरपेक्ष समता रेखा के जितने नजदीक होगा, आय का वितरण क्या होगा? उतना ही समान होगा। अगर ये क्या है? अगर ये पास में है तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या हो रहा है? जो लॉरेंज वक्र है ये क्या हो रहा है? ये बढ़ता जा रहा है। कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, तो कभी यहां आ रहा है, तो कभी यहां आ रहा है, ठीक है। यानी कि जितना दूर होगा लॉरेंज वक्र समता रेखा से, गरीबी या असमानता उतनी क्या होगी? जो है बढ़ती जाएगी, ठीक। इतनी सी बात आपको समझनी है। और लॉरेंज वक्र में ऐसा कुछ नहीं है। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए भाई साहब, अगर लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से दूर होगा तो बताइए असमानता होगी या जो है क्या कहते हैं समानता होगी, ऐसा कुछ पूछ लेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से दूर होता जाएगा तो क्या होगी? आय में विषमता जो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यही आपको याद रखना है। और ये क्या है? ये गरीबी को मापने की क्या है? विधि है। और इस विधि को, कॉन्सेप्ट को कब और किसने कौन लेके आया था? तो सिंपल सी बात है कि इस कॉन्सेप्ट को दरअसल 1905 में मैक्स लॉरेंस ने विकसित किया था। क्या ये आपको पॉइंट समझ में नहीं आया? आ गया होगा, ठीक। अब देखो दूसरा इसमें क्या है, इसको ध्यान से सुनना बहुत आराम से। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है? दूसरा कॉन्सेप्ट है भाई साहब आपके पास गिनी गुणांक का। किसका? गिनी गुणांक का। अब गिनी गुणांक क्या होगा?
बेसिकली जो गिनी गुणांक होता है वो लैरेंज वक्र का गणितीय रूप होता है। क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म होता है। वो क्या होता है? गिनी गुणांक। ठीक है, तो गिनी गुणांक क्या होगा कि जिस तरीके से जो ये आपकी जो लैरेंज वक्र है ये दूर होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर गणितीय फॉर्म में अगर हम निकालेंगे तो क्या कहा जाएगा कि गिनी गुणांक क्या होगा? गिनी गुणांक होगा, इस फिगर को आप समझिएगा थोड़ा सा, गिनी गुणांक क्या होगा? गिनी गुणांक, अरे यार, गिनी गुणांक क्या होगा? जो आपका गिनी गुणांक होगा वो क्या होगा? ध्यान समझिएगा, गिनी गुणांक का मतलब हो गया कि निरपेक्ष समता रेखा से जो वास्तविक वक्र आपका जा रहा है, लैरेंज वक्र जा रहा है, इसका क्षेत्रफल अगर हम इसको x मान लें, क्या मान लें? अगर हम इसको x मान लें, ठीक, क्या हो गया? ये x हो गया। और यहां से लेकर के जो आपका ये रियल वार ग्राफ मिल रहा है, अगर यहां तक वक्र जा रहा है, दैट मीन अगर इतना एरिया हम मान लें, यानी कि यहां से लेकर के ये पूरा एरिया, इसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, यानी कि यहां से लेकर के अगर इस पूरे एरिया की अगर बात करें, ठीक है, अगर हम इतने एरिया की बात करें, ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, इसको अलग ग्राफ में देख लीजिए, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया आपका क्या? निरपेक्ष समता रेखा। ठीक है, ये हो गया आपका लैरेंज वक्र। ठीक, और एक आपका ऐसे जा रहा है, दैट्स कॉल्ड ये, यानी कि यहां से लेकर के इस एरिया को हम ले लेंगे। ठीक है, तो और इस एरिया को क्या करिए आप? इस एरिया को कर लीजिए आप थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, इसको मान लीजिए आप x, ठीक, और इसको मान लीजिए आप y, इसको मान लीजिए आप y, ये पूरा एरिया। तो गिनी गुणांक क्या होगा? गिनी गुणांक होगा कि निरपेक्ष समता रेखा से लेकर के जो वास्तविक लैरेंज वक्र है, इस ये एरिया, यानी कि इस एरिया का क्या? क्षेत्रफल, यानी इसको हमने क्या माना है? x माना है, तो x लिख देंगे, x, और इसका हम औसत निकालेंगे एक तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर कि निरपेक्ष समता रेखा से लेकर के जो आपका वास्तविक जो टोटल जो एरिया है x प्लस वाई का, तो इसको इसका क्षेत्रफल, यानी कि हम इसको करेंगे x प्लस वाई, ऐसा कर देंगे। यही क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा हमारा गिनी गुणांक। क्या रहेगा? प्लस वाई। यानी कि अगर डिफिनेशन से आपको इसको समझेंगे तो क्या पाएंगे कि यह वास्तविक लैरेंज वक्र, क्या? वास्तविक लैरेंज वक्र तथा निरपेक्ष रेखा के बीच, तो देखो भैया क्या है? यह है समता रेखा और ये वास्तविक लैरेंज वक्र है, इसका क्षेत्रफल। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्र के बीच का अनुपात, यानी कि यह कह रहा है कि निरपेक्ष समता रेखा जो आपकी ये वाली है, यहां से नीचे का जितना एरिया है, यहां से लेकर के कितना, यहां से लेकर के ये जो आपका टोटल एरिया है, जो हमने यहां पर ग्राफ खींचा था, ये पूरा एरिया, इसका क्या, यानी कि x प्लस वाई का पूरा डिटेल्स में पूरा का पूरा क्या एरिया? क्षेत्रफल। तो ये कहा जाएगा x अपान x प्लस वाई। यही क्या होगा? यही होगा आपका गिनी गुणांक। क्या ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? अर्थात गिनी गुणांक क्या है? गिनी गुणांक दरअसल लैरेंज वक्र का ही क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है। अर्थात गिनी गुणांक बराबर x अपान x प्लस वाई, और x क्या है, y क्या है, आप यहां पर समझ गए होंगे। क्या ये बिंदु आपको समझ में नहीं आया? कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ आ गया, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये अभी भी नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो एक बार रेफरेंस बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आपके ना आया होगा। फिर भी नहीं आया है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, एक बार किताब से पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा, या मेरी बात को दोबारा से सुन लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए पॉइंट क्या लिखा है कि यह वास्तविक लैरेंज वक्र तथा निरपेक्ष रेखा के बीच का क्षेत्रफल। अब इसको आप जो रियल आपका जो इमेज बनी हुई थी, अगर इसको आप देखेंगे, ठीक है, ये देखो जो आपका ये वाला बना था, इसको हटाओ और ये देखो गिनी गुणांक क्या ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, तो यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्रफल, यानी समता रेखा से लेकर के जो आपका वास्तविक लैरेंज वक्र है, इसका क्षेत्रफल, अर्थात ये x हो जाएगा अपान जो समता रेखा है, उस समता रेखा से लेकर के नीचे तक का कुल एरिया, जो यहां तक का जो एरिया है, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल, अर्थात यहां से लेकर के इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये y है, तो यानी x प्लस वाई,
तभी तो पूरा क्षेत्र, तभी तो पूरा एरिया काउंट होगा। ये x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, यही क्या हो गया, गिनी गुणांक हो गया। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और गिनी गुणांक को, दरअसल गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में इटालियन संख्याविद कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। बस ठीक, इतना बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा, तथा न्यूनतम मूल्य कितना होगा, 0 के बराबर होगा। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा कर दिया जाए तो गिनी गुणांक प्राप्त होता है। और इसके अलावा गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी अधिक होगी। सिंपल सी बात है, लैरेंज वक्र में हमने आपको समझाया ही। जबकि इसका मान जितना कम होगा समाज में विषमता उतनी ही कम होगी। बस कॉन्सेप्ट यही है आपके। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि गिनी गुणांक का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, गिनी गुणांक का मान कम होगा तो क्या होगा। तो बताइएगा कि भाई साहब गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी अधिक होगी, जबकि वहीं दूसरी ओर इसका मान जितना कम होगा समाज में आय की विषमता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। बस यही है क्या, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक क्या है, लैरेंज वक्र का मैथमेटिकल फॉर्म है, अर्थात गणितीय रूप है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलें आगे, चलो नेक्स्ट है। अब भारत में दरअसल गरीबी को मापने से संबंधित कुछ समितियां बनी हैं। यहां से प्रश्न क्या होते हैं आपके एग्जाम में, कई बार भाई साहब पूछा गया है। और इन समितियों को आप लोग एक बार क्या करिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी समिति का गठन कब किया गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट किया गया, और गरीबी को मापने के लिए उन्होंने कौन से पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ, दो व्यक्ति बने हैं, दो व्यक्ति सामने हैं, ए है नाम का, ठीक है, और ये बी नाम का है। ठीक, ये कैसा है, ये है ऐसा। ठीक, मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब, ये बढ़िया एकदम से चिल मार रहे हैं। ठीक है, बाल बाल खींचे हुए हैं बढ़िया से, अच्छे तरीके से। भाई साहब बाल काले होते हैं, नहीं लाल क्यों कर दिए, बाल तो काले होते हैं या फिर सफेद होते हैं। हाँ, बाल रेड भी होते हैं, आजकल लोग जो है ना रेड भी करा लेते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर के। खैर कोई बात नहीं, रेडिश है, रेड प्लस ब्लैक है। ठीक है, स्टाइलिश है ये भाई साहब, मस्त है, अमीर घर के लग रहे हैं ये। ठीक है, और बढ़िया से क्या है, ऐसे कुछ हैं। एक भाई साहब ये हैं, ये भाई साहब बहुत ही क्या है, उदास टाइप के हैं, बहुत ही उदास हैं, बहुत ही उदास हैं। ठीक है, इनके टेंशन के मारे क्या हो गया, इनके बाल भी क्या हो गए, सफेद हो गए हैं। सफेद वाला मेरे पास कलर नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, माना कि ये सफेद हो गए बाल। ठीक है, ये बाल क्या है, सफेद हैं, बहुत दुखी हैं ये एकदम। ठीक है, क्या है, बहुत दुखी हैं। दो जने हैं ये। मैं इनसे आपसे कह रहा हूं कि बताओ इन दोनों जन में से कौन से गरीब हैं, कौन से अमीर हैं। आप इनको देखो, देख के हो सकता है आप लगा लो, अनुमान लगा लो कपड़े पर देख करके, लेकिन वो क्या होगा, वो एक पैमाना नहीं होगा आपसे। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि रियल रूप में आप बताओ कि ये गरीब हैं या ये अमीर है, कौन इसमें से गरीब है, कौन इसमें से अमीर है, पैमाना आपको बताना है उसका, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, साइंटिफिकली आपको कोई चीज बतानी होगी कि भाई इसका ये आधार है, बेस है। तो आप कहोगे कि भैया अगर इनकी आय महीने की जो है 100 रुपया 50 रुपया है, या दिन की आय अगर इतनी है तो ये अमीर हैं, अगर इनकी आय इतनी नहीं है तो ये गरीब हैं, कुछ ऐसा बताओगे। या कहोगे कि अगर भैया आपकी महीने की सैलरी इतने 1000 रुपए हैं तो आप अपना खर्चा बढ़े चला लोगे तो आप ठीक ठाक स्थिति में रहोगे, तो आप अमीर हो, गरीबी में नहीं हो। और अगर आपकी सैलरी बहुत कम है, न्यूनतम है, कि जहां से आप अपनी जो बेसिक चीजें होती हैं अगर आप उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हो तो क्या हो, आप गरीब हो। तो गरीबी को मापने के लिए सरकार ने समय समय पर अलग अलग समितियों का गठन किया, और उन समितियों ने अलग अलग समय पर अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट किया, और इस रिपोर्ट में आधार बताया किसका, गरीबी का, कि अगर आपकी दैनिक जो आय है अगर इतनी है, या महीने की आय अगर आपकी इतनी है, तो आप गरीब रहोगे या अमीर रहोगे। उन्हीं समितियों की अनुशंसाओं को हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन समितियों ने कौन कौन सी अनुशंसाएं, अर्थात किन किन लोगों ने, कौन कौन सी समितियों ने, कमेटीज ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दिया अलग अलग समय पर। ठीक, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या अक्सर जो है ये जो कमेटी जो बनती हैं, ये गरीबी जो बनती हैं, अर्थात इनकी जो संस्तुतियां होती हैं, कई बार विवादों में रहती हैं, और विवाद में रहने के बहुत कारण है यार। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो कमेटियां जो बनाने वाले जो लोग हैं, इन कमेटियों ने किस प्रकार से गरीबी को मापा। लेकिन दुखद इस बात का है कि इतनी सारी कमेटियां बनाई गई भारत में, लेकिन
किसी ने गरीबी का सही आकलन नहीं किया, क्योंकि गरीबी दरअसल एसी में बंद बैठे ऑफिस में गरीबी को नापा नहीं जाता है, गरीबी को महसूस किया जाता है। गणितीय फार्मूला हो सकता है, कुछ हमारे बेस हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि गरीबी को मापो, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि गरीबी को मापा नहीं जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। आपके लिए गरीबी का पैमाना कुछ और होगा। कमेटियां, सरकारी जो कागज होते हैं, कागज तो बनते रहते हैं, कलम चलानी होती है, लेकिन क्या कोई अधिकारी, क्या कोई नेता किसी की गरीब के घर में जाकर क्या कोई देखता है कि उसे किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नहीं देखना पड़ता है, नहीं जाता है कोई। तो कमेटियां कई बार विवादों में रहती हैं, हालांकि व्यक्तिगत रूप पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हमें नहीं करना है, ठीक है। सरकार के आप लोग कल को नुमाइंदे बनेंगे, सरकार के लिए काम करेंगे, तो ऐसी चीजों पर आपको टिप्पणी तो नहीं करनी होती है, लेकिन हां, अगर कल को आप सिविल सेवक बनिएगा और वहां पर अगर आपको किसी समय कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई साहब बताओ गरीबी का पैमाना क्या होगा, तो हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना, अपने अंतरात्मा से पूछना, उसे झकझोरना और पूछना कि पैमाना क्या रखा जाएगा। क्या जो इन कमेटियों ने बनाया, क्या वो पैमाना सही है, या जो आप बनाओगे वो सही है, या दोनों में क्या तर्कसंगत होगा? मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दरअसल इन समितियों ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था अपनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहली कमेटी हमारी कौन सी है? पहली हमारी डॉक्टर वाई के अलग समिति। इस समिति का गठन 1977 में योजना आयोग, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है, योजना आयोग का नाम अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग, यानी कि 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया वर्तमान सरकार के द्वारा, ठीक, के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी कि मात्रा इन्होंने डिसाइड कर दिया कि अगर जो है आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की संस्तुति की गई। 2400 कैलोरी क्यों की गई गांव में? क्योंकि वहां का जो व्यक्ति होता है मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उसको कैलोरी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, उसकी कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, तो उसको 2400 कैलोरी चाहिए प्रति व्यक्ति, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। जबकि शहर में चूंकि इतना जो फिजिकल वर्क होता है नहीं होता है, तो उसको 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की संस्तुति की गई थी। किस कमेटी ने? डॉक्टर वाई के अलग समिति, ठीक, ये समिति थी। इसके अलावा दूसरी समिति जो चर्चाओं में अक्सर रहती है, वो कौन सी है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, वो है आपकी लकड़वाला समिति, जिसका गठन दरअसल 1989 में किया गया था। अर्थात इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वो सबमिट की थी 1993 में, अर्थात 1993 में। और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र हेतु कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लिया, और जबकि शहरी क्षेत्र है तो उन्होंने औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया। किसके लिए? गरीबी को मापने के लिए। कई बार लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया था, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो तुरंत बताइएगा 1989 में, ठीक, बात समझ में गई? चलो, यही इनका क्या है, गरीबी का आधार है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति, यह भी चर्चाओं में रहती है और इसकी रिकमेंडेशन कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करते हैं। गठन 2005 में किया गया। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? रिपोर्ट प्रस्तुत किया उन्होंने 2009 में, 4 साल बाद। और इस समिति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में कितना? 27 रुपए प्रति व्यक्ति। क्या लिखा है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च कितना? 27 रुपए, तथा शहरी क्षेत्र में कितना? 33 रुपए। यानी कि अगर एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन में कितना रुपया कमाता है? 27 रुपया, और शहर वाला व्यक्ति अगर 33 रुपया कमाता है तो वो गरीबी रेखा से क्या है? ऊपर है। इनकी रिकमेंडेशन है रंगराजन भाई साहब की, बताओ, ठीक है। आप सोचो कि अगर आप 27 रुपया डेली कमाते हो तो क्या आप, मतलब अब इस हिसाब से अगर देखा है तो फिर तो आप बहुत अमीर हो गए होंगे भाई। इतना तो आपकी इनकम होगी, जो लोग जॉब करते होंगे वो समझते होंगे। अब आप सोचो कि ये पैमाना था गरीबी का, ठीक है। सोचो इस प्रकार, प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 रुपए ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपए रखा गया। यानी कि अगर आप प्रतिमाह 1000 रुपया कमाते हो प्रतिमाह इंडिविजुअल, तो कहा जाएगा कि आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। क्या यह पैमाना आपको सही लगता है? खैर, हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आप सोचो कि सरकारी जो कार्य होते हैं, जो कमेटियां बनती हैं, उनकी रिकमेंडेशन कैसे होती है, आप सोचो इस बात को। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं चूंकि इथिक्स पढ़ाता हूं, इथिक्स का मैं टीचर हूं,
तो मैं इसलिए बात को आपको दोहराता हूं कि हमेशा नैतिकताओं को पैमाना बनाना, हमेशा आदर्श को पैमाना बनाना, हमेशा जो आपके बुनियादी मूल्य होते हैं, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, करुणा, दया, इनको आधार बनाना, फिर कोई सरकारी काम करना। ऐसा काम कभी मत करना जिससे गरीब, जो गरीब है ना, उसकी अंतरात्मा दुखे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, तो ये बातें हो गई, अर्थात इससे नीचे जीवन यापन करने वाले लोग क्या होंगे, गरीब होंगे। यानी कि ये इन्होंने रंगराजन जी ने कमेंट जो अपने रिकमेंडेशन दिया था उसके आधार पर जो है ये बात कही कि भैया अगर इतना था तुम लोग कमाते हो तो ठीक हो, तुम लोग गरीबी रेखा से क्या ऊपर हो, अगर इसके नीचे कमाओगे यानी कि 1000 रुपए से नीचे कमाओगे तो गरीब कहलाओगे। ठीक, अब आप सोचो इस बात को। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सी रंगराजन कम समिति, ये लास्ट में कमेटी बनी और इन्होंने क्या कहा, इनका गठन वर्ष 2012 में किया गया और रिपोर्ट इन्होंने 2014 में प्रस्तुत की है। ठीक है, और आपको पता है कि 14 के बाद क्या हुआ था, सरकारें भी चेंज हुई थी। खैर, तो इन्होंने क्या कहा भाई साहब, इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपए प्रति व्यक्ति इन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया पैसा। ठीक है, इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति 972 रुपया गांव में अगर कमाता है और मासिक उपभोग, और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग। अगर एक व्यक्ति एक दिन में, एक महीने में अगर 1407 रुपए कमाता है तो कहा गया कि भाई ये जो है गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं। ठीक है, ये किन्होंने अपनी संस्कृति की, रंगराजन ने गठन कब किया गया, 2012 में, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 2014 में। तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रंगराजन जी ने जो अपनी जो रिपोर्ट, अपनी जो रिकमेंडेशन दिया, ये कई बार पूछ लेता है कि बताओ ग्रामीण क्षेत्र के लिए रंगराजन कमेटी ने कितनी अनुशंसा, कितने रुपए की अनुशंसा की थी। तो आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रतिमाह 972 रुपए प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक। ठीक, ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बैठे मत रहना, इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब एक टॉपिक आपके सामने और है जिसको हम लोग बेरोजगारी बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और आजकल जो है बहुत ज्यादा मुद्दा में रहता है क्या, बेरोजगारी। आप लोग भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, सरकारी नौकरियों के लिए आपका प्रयास होगा, प्राइवेट के लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग प्राइवेट कर भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग सरकारी जॉब कर रहे होंगे लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं होगा और करना चाहते होंगे जॉब और तैयारी करना चाहते होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा दरअसल बहुत रहता है और अनएम्प्लॉयमेंट रहने का सबसे बड़ा अगर मुख्य कारण अगर देखा जाए, आधारिक स्तर पर अगर देखा जाए तो क्या है, पॉपुलेशन है। मेरे अकॉर्डिंग इंडिविजुअल पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा आधार है इसके लिए। ठीक है, लेकिन नौकरियां सीमित हैं, सभी को मिल भी नहीं सकती हैं, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सरकार की भी कमी होती है, बड़े स्तर पर कमी होती है, इसमें कोई कोताही नहीं है। ठीक है, कहने में गुरेज नहीं है। कई बार वैकेंसीज नहीं निकाली जाती हैं, लेट निकाली जाती हैं तो बड़े स्तर पर क्या होता है, करप्शन होता है और एम्प्लॉयमेंट जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट वो बड़े स्तर पर जो है धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। क्योंकि भाई ग्रेजुएशन करने वालों की, +2 करने वालों की, पीजी करने वालों की, पीएचडी करने वालों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ ही रही है, हर साल निकलते हैं, लेकिन क्या उस एवज में सरकारी नौकरियां निकलती हैं या क्या उस एवज में प्राइवेट सेक्टर में क्या उतनी वैकेंसीज बढ़ती हैं, क्या उतने रोजगार का सृजन होता है, नहीं होता है। तो ये सारे कुछ मुद्दे हैं, हालांकि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में कभी, लेकिन आज हम देखेंगे बेसिकली कि बेरोजगारी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम बेरोजगार स्वयं से बने होते हैं। ठीक, कई बार होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पास स्किल होती है लेकिन आप किसी और बेहतर के लिए आप चुपचाप बैठे रहते हो, घर में बैठे रहते हो या पढ़ते रहते हो, काम नहीं करते हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एक समय आपका हो गया है, एक एज आपने क्रॉस कर ली है, ठीक है, आप चाहो तो जॉब करके अपने आप को स्टैंड कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते हो, कहते हो कि नहीं ये मिलेगा तब करेंगे। तो आप चाहो तो आपका जो आप चूंकि आप ह्यूमन रिसोर्सेज हो तो आपका इस्तेमाल इकोनॉमी में हो सकता है, लेकिन आप बैठे रहते हो तो आप बेरोजगार रहते हो। तो कई बार क्या होता है, हम खुद से बेरोजगार बने रहते हैं। ठीक है, कई बार स्थिति ऐसी भी होती है। तो कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा क्या होती है भाई साहब, परिभाषा होती है कि बेरोजगारी उस अवस्था को कहते हैं जब व्यक्ति कार्य करना चाहता हो लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पा रहा हो। सिंपल सी बात है, आप नौकरी चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं कहीं काम करूं, मुझे 2 पैसा मिले, लेकिन आप चाह तो रहे हो कि मुझे 2 पैसे मिले, लेकिन अब जब आप कहीं काम ढूंढने जाते हो, कार्य देखने जाते हो तो आपको कार्य नहीं मिलता है। उसी अवस्था को क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
अर्थात आपके भीतर सारी चीजें हैं, आप कार्य करना चाहते हो लेकिन आपको कार्य मिल ही नहीं रहा है, तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं? उसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी। और बेरोजगारी के प्रकार क्या है? तो पहली बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी है, और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? बेसिकली जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है उसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, और अक्सर ये कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई काम है एक, अगर उस काम को, अगर कोई एक्स नाम का काम है, अगर इसमें से 2 लोग की आवश्यकता है तो 2 से ज्यादा इसमें लोग अगर लगे रहेंगे, 4 लोग लगे रहेंगे, तो क्या होगा? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी। अर्थात किसी काम को करने के लिए अगर 2 लोग की आवश्यकता है लेकिन उसमें 4 लोग बिना मतलब के लगे हुए हैं, तो उससे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगा। जैसे कि धान को उखाड़ रहे हैं लोग, ठीक है, अगर इसमें कुछ लिमिटेड लोग हों तो काम बन सकता है, लेकिन इसमें से कुछ फालतू लोग भी रहते हैं, फालतू लोग नहीं कह सकते हो, लेकिन यानी कि इस काम को चाहें तो कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग लग जाएंगे, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, यानी कि काम कहीं और भी वो कर सकते हैं। इसको देखते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत जब किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं, उसे अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ऐसी बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? हमने आपको बताया था, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित जो चीजें होती हैं, यानी कि एक कार्य को करने के लिए कुछ लोग की आवश्यकता है लेकिन वहां पर अधिक लोग लगे हैं, दैट्स कॉल्ड प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? मौसमी बेरोजगारी। ये बेरोजगारी क्या होती है भाई साहब? ये होती है कि एक व्यक्ति है जो किसी खास मौसम में उसको काम मिलता है, लेकिन जब वो सीजन चला जाता है तो उसको काम नहीं मिल पाता है, उसे क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। यानी कि जब व्यक्ति को रोजगार साल के कुछ महीनों में मिलता है और अन्य महीने में कार्य नहीं मिलता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे गन्ना पेराई, तो गन्ना पेराई क्या है? गन्ना पेराई के लिए एक खास मौसम होता है, जब गन्ना की कटाई होती है तो गन्ना की पेराई होती है, तब लोग उसमें काम में लगते हैं। जब गन्ना पेराई के काम खत्म हो जाता है तो लोग को रोजगार छूट जाता है। अगर बात करें दूसरी तरफ ईंट भट्टे का काम, ठीक, अब ईंट भट्टे का काम इस समय क्या होगा? बंद होगा, बरसात चल रहा है तो इस समय क्या होगा? इस समय जो है ईंट भट्टे का काम रुक गया होगा, तो इसमें जो लगे हुए काम, जो कामगार होंगे, जो लेबर होंगे, वो क्या होंगे? खाली बैठे होंगे, काम नहीं मिल रहा होगा उनको। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, बरसात खत्म होगी, इनका काम फिर शुरू हो जाएगा, फिर इनको रोजगार मिल जाएगा। तो जो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है, अर्थात जो मौसम के आधार पर आती है कि एक ए नाम का मौसम रहेगा, वहां पर उनको रोजगार मिलेगा, जबकि वो सीजन चला जाएगा, मौसम चला जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, अर्थात वो काम बंद हो जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक, ये होता है मौसमी बेरोजगारी। तीसरा क्या है? घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? इस बेरोजगारी के अंतर्गत जब व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार की तलाश में जाता है। आप एक नाम की कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक, अब आपने क्या काम किया? इसको छोड़ दिया और यहां पर चले गए बी जगह पर। तो यहां पर क्या होगा कि हो सकता है जो बी नाम की कंपनी है या जो बी नाम का जो रोजगार है, यहां पर आपसे कुछ अलग स्किल की मांग करे, डिमांड करे, तो आप अगर वहां पर आपको नहीं मिल पाता है तो फिर क्या करोगे? आप खाली बैठे रहोगे। यहां तो आपने छोड़ दिया, यहां पर खास स्किल चाहिए होती है, वो स्किल आपके पास है नहीं, फिर बेरोजगार आप घूमोगे। तो ये बीच का समय होता है कि जब आप एक रोजगार को छोड़ करके किसी और जगह पर जाते हो, तो जो बीच का समय होता है उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी, अर्थात फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, क्या ये बात समझ में नहीं आई? आगे होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। ये क्या होता है? चक्रीय बेरोजगारी बेसिकली जो डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं वहां पर देखने को मिलता है। और चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, आइए इसको हम देखते हैं। तो चक्रीय बेरोजगारी, यह बेरोजगारी आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। मुख्यतः चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में देखने को मिलती है। ठीक है, जब कोई इकोनॉमिकल जो भी क्रियाएं होती हैं, अगर उसमें कुछ डिसबैलेंस होता है तो वहां पर चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, और ये बेरोजगारी बेसिकली क्या होता है? आपकी जो डेवलप कंट्री होती है, जैसे अमेरिका हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया बेरोजगारी के टाइप्स। क्या ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया? आ गया होगा। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए क्या थे? जरूरी थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हरित क्रांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और संबंधित जो और क्रांतियां हैं उनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हरित क्रांति न सिर्फ आपके
प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में हल्का फुल्का समझ लेते हैं। तो हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ये क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा कि दरअसल आजादी के बाद दरअसल क्या हुआ कि हमारे पास खाद्यान्न की संख्या, मतलब खाद्यान्न की जो था वो क्या था, बहुत कम था। ठीक है, अकाल जैसी स्थिति थी, और उसके पहले ऑलरेडी अकाल पड़ ही चुका था, आप लोग को पता होगा। ठीक है, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि कितने लोग जो है, कई मिलियन लोग जो है मारे गए थे अकाल की वजह से। तो भारत में आजादी के बाद क्या हुआ, खाद्यान्न की समस्या बड़े बृहत स्तर पर थी। उसमें फिर क्या हुआ, उसमें 1966 और 67 के दौरान जो MS स्वामीनाथन है, जिसे हम भारत में कृषि क्रांति का जनक भी बोलते हैं, हरित क्रांति का जनक भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में कि बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आप बताएंगे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट वो लेके आए। और वहीं दूसरी ओर अगर वैश्विक स्तर पर अगर बात करें, तो वैश्विक स्तर पर जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, चलो, तो हरित क्रांति के में क्या था, हरित क्रांति में बेसिकली जो है गेहूं और चावल जैसे फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि इनको बढ़ाने के लिए काम किया गया। और इसके लिए बेसिकली जब इनको बढ़ाने की बात हुई तो क्या हुआ, इनके लिए फिर बेसिकली जो सीड्स थे, जो बीज थे, वो उन्नत किस्म के होने चाहिए, तभी तो पैदावार बढ़ेगी, ऐसे तो पैदावार बढ़ेगी नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया, उन्नत बीजों का विकास किया गया, हाइब्रिड बीजों का विकास किया गया। और जो हमारी पारंपरिक जो फसलें थी उनको डाउन किया गया, क्योंकि उनकी उतनी उत्पादकता थी नहीं, तो वो किया गया। अच्छा, जब सीड्स क्या हुए, हाइब्रिड्स आ गए, जो बीज आपके थे वो क्या हो गए, हाइब्रिड आ गए। तो दो तीन चीजें यहां पे समझना आप लोग, जब बीज हाइब्रिड आ गए तो क्या हुआ, इसके लिए उचित जो है पानी की आवश्यकता थी, क्या पानी की आवश्यकता थी, और जो केमिकल फर्टिलाइजर, जो रासायनिक खाद थे, इसकी आवश्यकता भी पड़ी, इनके लिए आवश्यकता थी, इनके लिए रासायनिक खादों की। तो क्या हुआ भाई साहब, तो जो हरित क्रांति थे वो बेसिकली जहां पर पानी की प्रचुर जो सुविधा थी, उन इलाकों में हरित क्रांतियां ज्यादा सफल हुई। जैसे पंजाब का एरिया हो गया, हरियाणा का हो गया, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, काफी समृद्ध है, आपको पता होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में। तो वहां पर क्या हुआ, हरित क्रांति ज्यादा सफल हुई, क्योंकि वहां पर पानी की अर्थात इरिगेशन सिस्टम वहां का स्ट्रांग था। और पंजाब जैसे एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल काफी डाउन भी चला गया इसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो वहां पर हरित क्रांतियां काफी सफल हुई। वहां पर इन उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया, रासायनिक खादों का खूब प्रयोग किया गया, बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर जो है खाद्यान्न उत्पादन भी हुआ। लेकिन इसके कई सारे फायदे और नुकसान भी हुए। फायदे और नुकसान हरित क्रांति के क्या हुए, अगर हम इसके फायदे और नुकसान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए हम लोग इसमें क्या कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए तो फटाफट हम लोग अगर हम इसके हरित क्रांति के फायदे देखते हैं, क्या फायदे, अगर इसके फायदे की बात करते हैं कि क्या फायदा थे, तो फायदे में क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो खाद्यान्न की समस्या थी क्या हो गई, वो क्या हुआ, वो दूर हो गई। अर्थात क्या हुआ, फसल उत्पादन क्या हुआ, बढ़ा आपका। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो फसल उत्पादन था क्या होगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसके अलावा क्या हुआ, अगर हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, और क्या हुआ, तो और क्या हुआ, और हुआ कि जो खाद्यान्न जो हम आयात करते थे वो हम नहीं करेंगे, यानी दूसरे से हम नहीं मंगाएंगे। तो खाद्यान्न आयात में क्या हुई, कमी आई। आप ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं, क्या खाद्यान्न आयात में क्या हुई, कमी हुई, खाद्यान्न आयात में कमी आई। इसके अलावा लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर भी उठे, भाई सिंपल सी बात है। तो गरीबी रेखा से क्या हुए, प्लस हुए, गरीबी रेखा से ऊपर उठे लोग, ठीक, ऊपर उठे लोग, यह भी हुआ। और कई अन्य चीजें भी वहां पर हुई, जैसे औद्योगिक विकास भी हुआ। सिंपल सी बात है, जब तेजी के साथ कृषि बढ़ी तो वहां पर अन्य प्रकार के जो आप जो देख रहे होंगे, ट्रैक्टर्स की संख्या बढ़ी। ठीक है, वहां पर अलग प्रकार के जो कृषि उपकरण होते हैं वो भी बढ़े। तो सिंपल सी बात है, औद्योगिक विकास भी उसी लेवल में हुआ, रासायनिक खादें भी आई, तो भी क्या हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, एक बड़े स्तर पर चीजें आपके सामने आई। और जो ग्रामीण जो रोजगार था, रोजगार भी मिलेगा भाई, किसी के पास ट्रैक्टर है तो खेत जोतेगा तो पैसा मिलेगा, अलग अलग प्रकार के रासायनिक खादों की दुकान किसी ने कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, तो रोजगार भी पैदा हुआ। लेकिन हानियां भी बहुत सारी हुई इससे। हानियां क्या हुई, सबसे हानि तो यह हुई कि जो आपकी पारंपरिक जो खादें थी, जो बीज थे, जो पारंपरिक जो बीज थे,
जिसको हम लोग मिलेट्स बोलते हैं, जो पारंपरिक फसलें थी उनको जो है उन पर ध्यान नहीं दिया गया और उससे एक बड़े लेवल पर क्या हुआ, नुकसान हुआ। इसके अलावा जो हाइब्रिड किस्म की जो क्या होती हैं, जो बीज होते हैं, उनको एक बार बोने के बाद जो फसल निकलती है उसके बीज का इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर पाते हैं। अर्थात हर वर्ष किसानों को नई जो है बीज लेनी पड़ती है, उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, ये एक दिक्कत हुई। पारंपरिक बीजों में ऐसा नहीं होता है, उन बीजों को हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का एरिया था वो तो समृद्ध हुआ, लेकिन जो इससे बाकी का क्षेत्र था वो अछूता रह गया। अर्थात हरित क्रांति ने एक जो है विषमता भी इससे उत्पन्न हुई, अर्थात एक स्तर तो उसका ऊंचा हुआ, लेकिन काफी बड़े स्तर पर इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पानी की खपत बहुत थी इसमें, क्योंकि अगर हाइब्रिड किस्मों का आप इस्तेमाल करेंगे, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसमें पानी की आवश्यकता होगी और जो है ग्राउंड वाटर जो लेवल था, क्योंकि जब आप पंप लगाओगे तो सिंपल सी बात है शुद्ध पानी आपका जाएगा, ऊपर आएगा और वहां पर ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। पंजाब जैसे एरिया में इस चीज को देखा जा सकता है, ठीक। इसके अलावा स्वास्थ्य पर इसका बहुत व्यापक असर पड़ा। सिंपल सी बात है, जो हाइब्रिड किस्म की जो फसलें होती हैं उनमें वो जेनेटिकली मॉडिफाई होती हैं, ठीक है, तो उसमें उतने अच्छे तत्व तो नहीं पाए जाते हैं, नुकसान होता है। और दूसरी बात ये इसमें होती है कि उसके लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है, और वो केमिकल फर्टिलाइजर्स दरअसल हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। तो ये समस्या वहां पर सामने उभर के आई। इसके अलावा और बहुत प्रकार की समस्याएं थी, आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता थी वो कम हो गई, ठीक है, क्योंकि बार बार आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया। जो पहले गोबर की खादें जो यूज की जाती हैं उनको बंद कर दिया गया, किसानों को कहा गया नहीं केमिकल फर्टिलाइजर डालो, किसानों भर भर के यूरिया और डीएपी डाला और क्या हुआ, सारा सत्यानाश हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और वो नुकसान आज तक है कि किसान अब अपनी फसल को ठीक मात्रा में उत्पादक क्षमता उसकी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो फिर से पारंपरिक फसलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि वर्तमान में सरकार मिलेट्स अर्थात जो मोटे अनाज है उनके लिए सरकारें काम कर रही हैं, नीम कोटेड यूरिया की बात कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही है, अर्थात फिर से हम अपने पारंपरिक चीजों की ओर लौट रहे हैं। तो अगर किसी देश को वास्तव में विकास करना है तो उसे अपनी पारंपरिक चीजों को जो है नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि हरित क्रांति अच्छी भी थी, क्योंकि जिस समय जो देश में वो स्थिति थी उसके अनुसार जो है हरित क्रांति अपने आप में ठीक था। लेकिन अगर हम व्यापक स्तर पर सोचें इसको तो ये पाएंगे कि ये फैसला कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, लेकिन हाँ मांग थी उस समय तो ठीक था, लेकिन अगर देखा जाए तो उससे व्यापक स्तर पर आपको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो थी, ठीक है। क्षेत्रीय असमानता भी आई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अमीर हो गया, पंजाब एरिया डेवलप हो गए, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य जो एरिया थे देश के अलग अलग वो उतने नहीं हुए। तो क्षेत्रीय विषमता भी इससे उत्पन्न हुई। खैर ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो आपको समझना था, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो उस उद्देश्य क्या था हरित क्रांति का, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, 1966-7 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके अलावा हरित क्रांतियां जो थी वो तो ठीक है, लेकिन कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं जिससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे हरित जो क्रांति आई थी उसका क्या उद्देश्य था, खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था, जबकि नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए जानी जाती है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए और ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। तो ये कुछ कृषि क्रांतियां हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। इनको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए एक बार हम लोग फटाफट क्या काम करते हैं, देख लेते हैं कि आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा और क्या चीजें आज हमने समझी, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, आपको पता होगा हमने डिटेल्स में यहां पे पढ़ लिया। इसके अलावा अर्थशास्त्र का वर्गीकरण पढ़ लिया, इसके अलावा क्या है अर्थव्यवस्था ये भी हमने पढ़ लिया बृहद रूप में। इसके अलावा कौन कौन से इसके क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी क्षेत्र हमने बता दिया कृषि से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र किससे, औद्योगिक क्षेत्र से है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से है, फिर हमने राष्ट्रीय आय को बता दिया, फिर सकल घरेलू उत्पाद बता दिया, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने 2-3 कॉन्सेप्ट और थे, जीडीपी के अलावा हमने जीएनपी बताया, एनएनपी बताया, एनडीपी बताया,
राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कैसे होता है ये हमने आपको बताया। फिर हमने महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट के अलावा फिर हमने क्या बताया, गरीबी बताया। गरीबी में हमने सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी बताया। फिर हमने आपको लैरेंज वक्र समझाया। लैरेंज वक्र के बाद हमने गिनी गुणांक समझाया। गिनी गुणांक लैरेंज वक्र का क्या है, गणितीय रूप है, हमने वो बताया। इसके अलावा गरीबी को डिटेल्स में फिर हमने आपको समझाया। आगे अलग अलग जो समितियां थी उनके बारे में बताया, उनकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी वो बताया हमने आपको। फिर इसके अलावा जो है फिर हमने आपको बाद में बेरोजगारी बताया, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं वो बताया, कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है वो बताया। इसके अलावा फिर हमने आपको हरित क्रांति बताया और फिर इसके बाद में हमने आपको प्रमुख जो कृषि क्रांतियां थी वो बताई। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज आप लोग इसको देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। यही मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। और ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई समस्या आती है मैं आपके साथ खड़ा हूं। डेली मॉर्निंग में मेरी 8 AM पे यानी कि सुबह 8 बजे मेरी क्लास आती है करंट अफेयर्स की, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हाँ, मेरे द्वारा एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो कवर कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।